अच्छा, आज हम लोग देखेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोग गॉस साइडल मेथड को किए थे एंड गॉस साइडल मेथड का जो प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम नहीं सॉरी, जो एक प्रॉब्लम भी दिखाया गॉस साइडल मेथड के इतने प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम भी तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाए थे क्लास के अंदर कि कैसे गॉस साइडल मेथड्स का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? गॉस साइडल मेथड का जो प्रॉब्लम्स है वो भी तुम लोगों को करके दिखा दिया है क्लास के अंदर। ये जो प्रॉब्लम्स कराए थे कल कल ये प्रॉब्लम करा के दिखा दिए थे तुम लोगों को कैसे हम लोग गॉस साइडल मेथड से किसी चीज का एक पावर सिस्टम का लोड फ्लो का एनालिसिस करेंगे। ये कल हम दिखा दिए थे तुम लोग। हाँ, तो इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, क्लास सिस्टम पर, तो वहां से फिर से देख लेना। यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व भी मैंने कर दिया था लगभग। तो सबके पास क्या सॉल्विंग क्लियर था? सबके पास क्या सॉल्यूशन क्लियर था? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना। देखो यहाँ पे क्या बोला था मेरा सिस्टम के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर क्या बोला था मेरे पास। एक 3 बस का सिस्टम था, एक 3 बस का सिस्टम था मेरा यहाँ पर। तो 3 बस का सिस्टम था, वहां पर बोला गया था बस 2 के ऊपर एक 3 बस का सिस्टम था और यहाँ पे बोला गया था बस 2 जो है, बस नंबर 2 उसके ऊपर मेरा वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। बस बार वोल्टेज का बस 2 के ऊपर फाइंड आउट करना है फास्ट इटरेशन यूजिंग गॉस साइडल मेथड। मतलब फास्ट इटरेशन तक मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे को दूसरा इटरेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक इटरेशन प्रोसेस को देखूंगा वहां पर। और ये मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था। और जो गिवन डेटा था वहां पर बोला गया था पास 1 क्या है, मेरा स्लैक पास है। पास 1 मेरा स्लैक पास है, तो अगर स्लैक पास होता है वहां पर मेरा वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड एंगल दोनों यहाँ पर गिवन था 0.1 एंड एट एन एंगल 0 डिग्री। ये था मेरा वोल्टेज मैग्नीट्यूड, v ऑफ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज आवर डेल्टा। ये मेरा गिवन था एट एन एंगल 0 डिग्री पर, ये गिवन था। देन सेकंड था मेरा पास 2 के अंदर पावर, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों गिवन था, दोनों का वैल्यू यहाँ पर गिवन था। एंड पास 3 के ऊपर मॉड ऑफ वोल्टेज एंड मॉड वोल्टेज, पास 3 का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे गिवन था 1.02 पर यूनिट। बेसिकली सारा का सारा यूनिट मेरे को यहाँ पे पर यूनिट में गिवन था। तो वहाँ पे हम लोग एज्यूम किए थे बस सी के ऊपर जो वोल्टेज एंगल होगा वो मेरा 1.02 एट एन एंगल 0 डिग्री होगा एंड बस 2 के ऊपर 1.0 एट एन एंगल 0 डिग्री पर वोल्टेज आएगा। ये हम लोग ने एज्यूम किए थे, ये मेरा रिजल्ट नहीं, ये मैंने एज्यूम किया था यहाँ पर। तो ये तो मेरा सिस्टम था। यहाँ पर बेसिकली पहले हम लोग क्या किए थे, पहले यहाँ पर बस 1 to 2, यहाँ पर देखो बस 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 1, इन सभी के बीच का इम्पीडेंस यहाँ पे बोला गया है Z12, Z23, Z13, इस सभी का इम्पीडेंस बोला गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ से मेरे को जो फॉर्मूला है उसके तरफ क्या करना है, यहाँ पर मेरे को एडमिटेंस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। ये मेरा मैट्रिक्स का फॉर्मूला था, जैकोबियन मैट्रिक्स का V ऑफ I। यहाँ पे मेरे को तो इसको फाइंड आउट करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर Z of 12, Z of 23 एंड Z of 13 को यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। तो Y ऑफ, तो एडमिटेंस क्या होता है, मेरा एडमिटेंस होता है 1 बाई इम्पीडेंस।
इससे हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिए थे। तो इम्पीडेंस यहाँ पे इम्पीडेंस का वैल्यू जो मेरा एडमिटेंस का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस उसको मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था। बस 1/2 का जो वैल्यू आएगा बस y2 का बस 1/3 का इम्पीडेंस एडमिटेंस वैल्यू कितना आएगा बस 1/3 का एडमिटेंस वैल्यू कितना आएगा ये सब मैं यहाँ से कर लिया था। एंड देन मेरे को फाइंड आउट करना था हम लोग को यहाँ से y ऑफ पहले ऑफ डायगोनल एलिमेंट को किए थे उसके बाद डायगोनल एलिमेंट को करना था। तो एडमिटेंस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट को मैं लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया था। यहाँ तक समझ में आया प्रणव? यस सर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वाई मैट्रिक्स को फॉर्म कर लिया। मेरा वाई मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे वाई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन नहीं दिखाया था, उसका यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को वैल्यू ही चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन तक का वैल्यू जो मैंने हम लोगों ने एज्यूम किए थे उसको ले लिए थे। V1 as 0 is equal to 1 angle 0 degree, V2 is 0, V2 0 is 1 angle 0 degree and V3 0 is also V3 0 is V3 0 होगा यहाँ पर basically V3 0 is 1.0 to 1 angle of 0 degree per degree। ये हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे। एज्यूम करने के बाद क्या किया यहाँ पर जो भी वैल्यू है यहाँ पर देखो सब हम लोग के पास मिल गया है। y of 22 का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है, उसको यहाँ पे डाल दिया y of 22 को यहाँ पे डाले थे। पावर मेरे पास गिवन था, पावर का वैल्यू गिवन था ना। पावर का वैल्यू गिवन, पावर कितना पावर में फ्लो कर रहा है वो गिवन था, क्वेश्चन पे था पावर। यहाँ पे क्वेश्चन में पावर था तो पावर को यहाँ से हम लोगों ने ले लिए कितना पावर मेरा आएगा। तो सारा जो गिवन डेटा था उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद सिंपल इसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने के बाद मेरा v ऑफ फर्स्ट इटरेशन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। और एक चीज मैंने यहाँ पे दिखाया था तुम लोगों को, बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और स्टेप करते हैं। कुछ नहीं हुआ पर v ऑफ 20 को v ऑफ यहाँ पे एक अल्फा सेफ्टी फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है मेरा जो सिस्टम का वैल्यू है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेटली आता है और भी एक्यूरेट आता है सिस्टम का वैल्यू। ऐसे अल्फा ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। बुक में देखोगे तो अल्फा ऑपरेटर से हर एक किसी को मल्टीप्लाई किया गया है। इससे मेरे सिस्टम और भी एक्यूरेट आता है। तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे जो अल्फा फैक्टर था उसको एज्यूम करने पर एज्यूम किया गया था 1.4 पर। इस क्वेश्चन में जो अल्फा का वैल्यू है इसको 1.4 पर एज्यूम किया गया था। यहाँ पे देखोगे यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू है इसको यहाँ पर बेसिकली पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन के लिए अल्फा का जो वैल्यू है उसको 1.4 पे एज्यूम किया गया है। यहाँ पे गिवन नहीं था, दोनों 1.4 में एज्यूम किया था करके इसको कुछ नहीं यहाँ पे क्या करना होगा तुमको v ऑफ 2 एक्सीलेंट ऑफ 1 एक्यूरेट v ऑफ 2 का वैल्यू मेरे को पता है। यहाँ पर v ऑफ 2 0 मतलब जो फर्स्ट जनरेशन का जो वैल्यू था ये था मेरा v ऑफ 2 0, ये था मेरा 1 ऑफ एट एंगल 0 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस j ऑफ 0 कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ना। एंड तो क्यों ऐसे क्यों किया, बेसिकली मेरा जो v ऑफ 2 निकला है वो पोलर फॉर्म में निकला है।
इसलिए इसको चेंज कर दिया। और इससे करने से क्या होता है, रियल एंड इमेजिनरी रहने से मेरे को समेशन करने में थोड़ा आसान नहीं होता है, सम निकलने में। तो कुछ नहीं करेंगे, इस पे यहाँ पे रखेंगे वैल्यू को 1 प्लस J0 प्लस 1.4 within a bracket 0.963 minus J of 0.1386 minus of 1 minus J0। इसको जैसे इसको रखोगे यहाँ पर, इसको रखते हुए इसको अगर सॉल्व करोगे पूरा सिस्टम को, देखोगे लगभग से जो वैल्यू मेरा आया था ऐसा ही आएगा। यहाँ पे एक बार सॉल्व करके 0.9482 माइनस J ऑफ 0.1904 पर यूनिट ही आएगा। बेसिकली इसको मेरे को और एक्चुअल वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है, P2 एक्चुअल। अगर मेरे सिस्टम में और भी कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ से मैं और भी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। समझ में आया प्रणब? यस सर। अच्छा, तो ये मेरा गॉस साइडल सिस्टम था। अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड्स को स्टार्टअप करेंगे। इसको रखते हैं यहाँ पर, इसको बैक करते हैं, नया व्हाइट बोर्ड हम लोग लिए थे। ये व्हाइट बोर्ड ना क्लाउड प्रेस है। अच्छा, तो अभी हम लोग करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। तो करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। देखो न्यूटन हम लोग का सारा जगह पर है। न्यूटन रैप्सन मेथड क्यों करेंगे, भाई जरूरत क्या है? बेसिकली गॉस साइडल से हम लोग जब स्टेबिलिटी एनालिसिस को करते हैं सिस्टम को, तब में एक तो होता है गॉस साइडल सिस्टम थोड़ा टफ है, और दूसरा चीज है गॉस साइडल सिस्टम से हम लोग ज्यादा पासेस को एनालिसिस नहीं कर पाते। क्योंकि देखो गॉस साइडल सिस्टम से ज्यादा पासेस को हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, गॉस साइडल सिस्टम में हम लोग को किसी एक बात को पकड़ के उसका सॉल्यूशन निकलना पड़ता है, जो कि ना बहुत लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पे समझ लो, जो मैंने प्रॉब्लम कराया तुम लोगों को, वहां पे मैंने सिर्फ बस टू को बोल दिया था। जो प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों को दिखाया, ये जो सपोज जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे क्या था, तीनों बस था, तीनों बस था ना आपस में इंटरकनेक्टेड। तीनों बस था 1 2 एंड 3, तीनों बस था। अभी हमने बोल दिया था यहाँ पर सिर्फ बस 2 का वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। समझ लो ये तीनों बस सिस्टम था, तो फिर भी मेरे को इतने कैलकुलेशन करना पड़ा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकल के आया। समझ लो यहाँ पे और भी बात हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, इससे ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, इस बस से इस बस कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्ट किया गया है। ऐसा सिस्टम हो सकता है ना, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ऐसा एक मेरे पास सिस्टम है। अभी इससे क्या होगा, ये और भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो गॉस साइडल सिस्टम में क्या होता है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते हुए जाएगा तो मेरा कैलकुलेशन के प्रोसीड्यूर और बहुत बढ़ जाएगा। एंड और एक चीज होता है गॉस साइडल सिस्टम पर, गॉस साइडल सिस्टम हम लोगों का 10 बस सिस्टम के ऊपर ठीक तरीके से काम नहीं करता है। अगर किसी नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ बसेस 10 से ज्यादा हो जाएगा तो सिस्टम में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, एंड देन ये सिस्टम ठीक से नहीं सॉल्व कर पाएगा। और जो मेरा कैलकुलेशन प्रोसीड्यूर है वो बहुत
ये बहुत मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करते हैं इन द पावर सिस्टम सिमुलेशन, पावर सिस्टम लोड फ्लो एनालिसिस करने के लिए। तो वहीं पे आया। यस सर। बेसिकली गॉस साइडल सिस्टम के क्या होता है, गॉस साइडल सिस्टम के अंदर मेरा कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता है, और इसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स का ऐसा फॉर्म नहीं है जिससे हम इसको बहुत आसानी से कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखो मेरा वो तो पी टू क्यू, पी क्यू एंड मॉड ऑफ वी, इसको ही तो करना है ना, मॉड ऑफ वी टू डेल्टा, इसको ही तो सोल्यूशन निकालना है। इसको करने के लिए मेरे को इतना सारा कुछ काम करना होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा तो बेसिकली अच्छा तो क्या होता है, तो इसको देखो तो मेरे को यहाँ से इन दोनों चीजों को यहाँ से एक तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं गॉस साइडल मेथड से क्या होता है। गॉस साइडल मेथड बेसिकली इरिटेटिव इटरेटिव मेथड से लोड फ्लो सिस्टम को फॉलो अप करता है, और इसके अंदर कोई भी डेरिवेटिव हम लोग यूज नहीं करते, पार्शियल डेरिवेशन यूज नहीं करते हैं। बट इन केस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड टेलर सीरीज का यूज करते हैं। एंड इससे क्या होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड से इट नीड्स लेस नंबर ऑफ इरिटेशन लेस नंबर ऑफ इरिटेशन लगता है मेरे को कॉन्वर्जेंस में पहुंचने के लिए। इसका अगर देखा जाए, लिखेंगे गॉस साइडल क्या होता है, गॉस साइडल, गॉस साइडल का हम लोग जी एस जैसी भी बोलते हैं। क्या गॉस साइडल मेथड से इज सिंपल, ये कहते हैं इज अ सिंपल सिंपल iterative method of solving n number load flow
इक्वेशन बाय इटरेटिव मेथड। तो देखो इसमें अब सॉल्व में भी तुम लोग देखे थे, हम लोग सिर्फ एल्जेब्रिक समेशन करके इसका रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये क्या होता है, फॉर दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत लेंथी होता है। प्रोसेस को जब हम लोग कंप्यूटर मैटलैब में, कंप्यूटर प्रोग्राम में करेंगे तो सिस्टम बहुत ही लेंथी चलाएगा सिस्टम, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में हम लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक और पॉइंट आता है यहाँ से, it does not require partial derivative। अच्छा, व्हाइट बोर्ड का नोट पढ़ने के लिए समस्या तो नहीं हो रहा है कि इसमें कोई पार्शियल डेरिवेशन नहीं होता है? अच्छा, व्हाइट बोर्ड का नोट पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं हो रहा है जो मैं शेयर किया था ग्रुप पर? हेलो हेलो। यहाँ तक समझ में आया है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाइट बोर्ड का नोट पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं हो रहा है? No, sir. अगर छोटा आता है तो उस तरह जूम कर लेना, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने व्हाइट बोर्ड का ऐसे हम लोग का क्लास में जैसे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, ऐसे इन लोगों ने डिजाइन करके रखे करा किया है यहाँ पर। अच्छा, सेकेंड है तो न्यूटन, तो अभी देखते हैं न्यूटन रेफसन मेथड में क्या है। न्यूटन रेफसन मेथड किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेसिकली टेलर सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। न्यूटन रेफसन मेथड in R, this is our Newton-Raphson method. Newton-Raphson method is based on Taylor series. टेलर सीरीज क्या है पता है? एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव। टेलर सीरीज क्या है पता है? हेलो, नो सर। टेलर सीरीज नहीं पता है? क्या बोल रहे हैं?
टेलर सीरीज नहीं पता है किसी को? अच्छा, सेकंड यहाँ पे क्या होता है, तो ये क्या कहता है, इन न्यूटन रेफसन मेथड, इट न्यूटन रेफसन मेथड से क्या होता है, रीच ये क्या होता है, लेस नंबर ऑफ इटरेशन iteration to reach convergence, to reach con convergence। तो लेस नंबर ऑफ इटरेशन लगता है कॉन्वर्जेंस में पहुंचने के लिए, बहुत ही कम टाइम में ये पहुंच जाता है, बहुत। एंड इससे क्या होता है, लेस एंड इससे क्या होता है, लेस कंप्यूटर टाइम भी लगता है, कॉन्वर्जेंस एंड लेस कंप्यूटर टाइम, कंप्यूटर टाइम hence convergence। कन्वर्जेंस, तो हम लोगों ने क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बहुत कम टाइम एंड कम क्विकली हम इस सिस्टम से एनालिसिस कर पाते हैं, लेस कंप्यूटर टाइम लगता है, तुम लोग ऐसे गॉस साइडर में जाएगा उससे भी कम टाइम में ये न्यूटन रैप्सन मेथड काम कर जाता है। तो इन सारे का सारे एडवांटेज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। टेलर सीरीज बेसिकली जो मेरा डेल्टा फंक्शन है इसको हम लोग टेलर सीरीज बोलते हैं, ये जानते हो ना तुम लोग? अगर मेरे पास एक फॉर टेलर सीरीज के, प्रणव अटेंडेंस को शेयर कर देना। हेलो प्रणव, हेलो प्रणव, प्रणव नहीं है क्या क्लास पर? यस सर। अटेंडेंस को शेयर कर दो। ठीक है सर। अच्छा, टेलर सीरीज बेसिकली इस सीरीज को बोला जाता है। टेलर सीरीज बेसिकली इसको बोला जाता है, अगर मेरे पास y करके y ऑफ 1 एक फंक्शन है, y of 1 is equal to if 1 of
x1 x2 xn x3 टू xn है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y of 1 is equal to function of x of 1 0 plus del of x 1 0 into x to 0, ऐसे जो सीरीज चलता है इसको हम लोग टेलर सीरीज बोलते हैं। n नंबर ऑफ थिंग चलता है। ये किसी को पता नहीं है टेलर सीरीज, तो दिस इज लुक लाइक एज अवर टेलर सीरीज, ऐसा होता है। तो न्यूटन रेफसन है तो इन सारी चीजों की मदद से और यहाँ पर जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसकी मदद से हम लोग पूरा सिस्टम को इकट्ठे एक साथ में एनालिसिस कर पाते हैं एंड इसमें थोड़ा इटरेशन प्रोसेस थोड़ा कम लगता है मेरा। तो अभी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होता है सिस्टम को सॉल्व आउट करना। कैसा लग रहा है बोलो पावर सिस्टम पढ़ने में? एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ता है हो रहा होता है देखो। हाँ बोलो सब लोग एक बार माइक ऑन करके, क्या क्या चीजें देखना पड़ रहा है? अच्छा, न्यूटन रेफसन मेथड दोनों मेथड में होता है, दोनों पार्ट में डिवाइडेड है न्यूटन रेफसन मेथड। फर्स्ट वाला है मेरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट coordinates and second is our polar coordinates. Coordinates. तो बेसिकली हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का ही यूजेस करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का यूजेस नहीं करते क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में मेरा साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स थोड़ा कम होता है एंड इसको सॉल्व आउट करना थोड़ा आसान है rather than रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो समझ में आ रहा है सभी को? हेलो सब लोग बोलो एक बार, कैसा लग रहा है? हेलो प्रणब, अंकिता, दीपक, हाँ दीपक, जूही, सनवाज अंसारी, नीरज, उमंग, कैसा लग रहा है पावर सिस्टम 2 पर इन सब चीजें देख? समझ आ रहा है सर? समझ तो आएगा ही, लेकिन एक बात है, क्या है जो चीजें देख रहे हो, कभी सोचे थे क्या इलेक्ट्रिकल में ऐसा ऐसा चीजें हैं? अभी एक वायर के अंदर ऐसा कितना काम होता है, समझ पा रहे हो? मेरा जो सिस्टम चलता है कैसे चलता है पूरा सिस्टम। बेसिकली इन सब करने का मतलब क्या है, मेरा जो सिस्टम है उसको मैं एक ही मैट्रिक्स के अंदर लेके आता हूँ, जिसमें क्या होता है मेरा सिस्टम को इकट्ठे एनालिसिस किया जाता है। मैंने जो लोड फ्लो के शुरू में तुम लोगों को बोले थे कि मैट्रिक्स का फॉर्म इसलिए किया गया था कि सारे के सारे चीजों को इकट्ठे एनालिसिस करने का। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं, क्योंकि अगर इसका डेरिवेशन कराएंगे वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। डेरिवेशन एंड उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स को भी देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखोगे तो तुम लोगों के पास क्लियर कट नहीं है वो। तो मैं उसको नेक्स्ट दिन मंडे करा दूंगा नेक्स्ट क्लास पर। आज के लिए इतना देर रहने देते हैं और 2 दिन छुट्टी है, थोड़ा एंजॉय कर लो। बाहर ओके।
ओके एवरीवन, आज पर यहाँ पर ही एंड करते Yes, हैं sir. इसको। थैंक यू सर।